आज हमारी चर्चा का फोकस यही भंवर है, तुर्की की चरमराती अर्थव्यवस्था, खास तौर पर उसकी करेंसी लीरा का जो संकट है वो, कमर तोड़ महंगाई और कर्ज का बढ़ता बोझ। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, हम ये भी देखेंगे कि इन मुश्किलों के बीच तुर्की कैसे पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस मतलब रक्षा संबंध तेजी से मजबूत कर रहा है और इसके क्या मायने हैं, खासकर हमारे लिए, भारत के लिए। हाँ, और ये सारी बातचीत जो है वो उन सोर्सेस पर आधारित है जो हमें मिले हैं, और ये खास तौर पर 2023 से 2025 के दौरान तुर्की के जो हालात थे उन पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, हम कोशिश करेंगे तुर्की की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने की, मतलब समझेंगे कि ये दिक्कतें आई क्यों, पॉलिसी लेवल पर क्या हुआ, और साथ ही उसकी विदेश नीति में जो बदलाव आ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकी, इसका पूरा रणनीतिक असर क्या है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को जरा परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े संकट से, जिसने तुर्की के आम नागरिक को शायद सबसे ज्यादा परेशान किया, लीरा का गिरना। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2024 और 2025 की शुरुआत तक देखें तो लीरा ने डॉलर के मुकाबले अपनी काफी कीमत खो दी। हालत यह हो गई कि लोगों की सालों की बचत वो देखते देखते कम हो गई, उनकी जो खरीदने की ताकत थी वो बुरी तरह सिकुड़ गई, और लीरा की इस गिरावट का सीधा असर पड़ा महंगाई पर। 2024 में तो हालात मतलब बेकाबू से हो गए थे। हाँ बिल्कुल, खाने पीने की चीजों से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी तक सब कुछ महंगा, दाम आसमान छू रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कई दशकों के हाई पे पहुंच गया था। हाँ, 2025 की शुरुआत में थोड़ी नरमी आई जैसा स्रोत बताते हैं, लेकिन वो राहत काफी नहीं थी, कीमतें अभी भी बहुत ऊपर थीं। बिल्कुल। आप सोचिए, लोगों की आय वही है और घर का खर्चा दोगुना तिगुना हो जाए। हाँ, और इसी माहौल ने ना एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड को जन्म दिया, जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं डॉलराइजेशन। अच्छा, डॉलराइजेशन। हाँ, इसका सीधा मतलब यह है कि जब लोगों का अपनी करेंसी लीरा पर से भरोसा कम होने लगा, तो उन्होंने अपनी बचत को बचाने के लिए डॉलर या यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं में बदलना शुरू कर दिया। बैंक डिपॉजिट्स में, यहां तक कि रोज के लेन देन में भी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल बढ़ने लगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट का भी इशारा है। जब किसी देश के लोग अपनी ही करेंसी पर भरोसा खो देते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठा देता है। इससे सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज का असर कम हो जाता है। कैपिटल फ्लाइट मतलब देश से पैसा बाहर जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। बाप रे, ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। बिल्कुल, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये भरोसे का संकट, क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे सरकार की नीतियां वो भी जिम्मेदार थी? सोर्सेस इशारा करते हैं कि तुर्की की मॉनेटरी पॉलिसी काफी चर्चा में रही है। हाँ, और चर्चा शायद बहुत हल्का शब्द है। कई इंटरनेशनल और घरेलू इकोनॉमिस्ट्स ने तुर्की की मॉनेटरी पॉलिसी को अपरंपरागत कहा, मतलब नॉन कन्वेंशनल। अच्छा, कैसे? देखिए, पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत ये कहता है कि जब महंगाई बहुत ज्यादा हो तो ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए ताकि इकोनॉमी थोड़ी ठंडी हो, करेंसी स्थिर हो। लेकिन तुर्की में खासकर राष्ट्रपति एर्दोगान के प्रभाव में इसका ठीक उल्टा किया गया। उनका तर्क था कि ऊंची ब्याज दरें ग्रोथ की दुश्मन हैं, कम ब्याज दरों से निवेश बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ बिल्कुल। तो इस सोच के तहत हाई इन्फ्लेशन के दौर में भी पॉलिसी रेट्स कम रखे गए या घटाए गए। और इसके साथ ही सेंट्रल बैंक, जिसे आजाद माना जाता है, उसकी स्वायत्ता पर गंभीर सवाल उठे। सोर्सेज बताते हैं कि कई बार राजनीतिक दबाव में फैसले हुए। सेंट्रल बैंक के गवर्नर बदले गए जो राष्ट्रपति की सोच से सहमत नहीं थे। नतीजा, इन्वेस्टर्स का भरोसा बुरी तरह हिल गया, चाहे वो विदेशी निवेशक हों या तुर्की के अपने बिजनेसमैन। उन्हें लगा कि आर्थिक फैसले अब सिद्धांतों पर नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाओं पर टिके हैं, और ये अनिश्चितता तो निवेश के लिए जहर है। तो मतलब एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी, लीरा गिर रही थी, और दूसरी तरफ ऐसे कदम उठाए जा रहे थे जो शायद इसे और बिगाड़ दें। पर क्या सरकार ने लीरा को संभालने की कोई कोशिश नहीं की? वो एफएक्स प्रोटेक्टेड डिपॉजिट स्कीम का जिक्र था सोर्सेज में। हाँ, कोशिशें तो हुई, लेकिन वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म जुगाड़ जैसी थी, जैसे पैबंद लगाना। ये एफएक्स संरक्षित जमा योजना जिसका आपने जिक्र किया, वो एक बड़ा उदाहरण है। अच्छा। इसमें सरकार ने लोगों को गारंटी दी कि अगर आप लीरा में पैसा रखते हैं और डॉलर के मुकाबले लीरा गिरती है तो नुकसान सरकार भरेगी।
शुरू में इसने लीरा की गिरावट को थोड़ा रोका भी। लोगों को लगा पैसा सुरक्षित है। लेकिन ये बहुत महंगा सौदा था। जैसा सोर्सेज में साफ है, लीरा का गिरना रुका नहीं, और जैसे जैसे लीरा गिरती गई, सरकार पर इन गारंटियों का बोझ बढ़ता गया। ये एक तरह का छुपा हुआ कर्ज था जो जमा हो रहा था। आखिरकार ये स्कीम सस्टेनेबल नहीं रही। इसने प्रॉब्लम सुलझाने के बजाय उसे और उलझा दिया। और सबसे चिंता की बात यह है, जो इन सोर्सेज से उभरती है, कि 2025 तक भी कोई साफ, भरोसेमंद लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई कि लीरा को स्थायी रूप से कैसे स्थिर करें, इकोनॉमी को पटरी पर कैसे लाएं। ये जो दिशाहीनता थी, इसने भरोसे के संकट को और गहरा कर दिया। तुर्की का बढ़ता बाहरी कर्ज, एक्सटर्नल डेट, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, ये इस पूरी कहानी का एक और अहम और चिंताजनक पहलू है। स्रोत लगातार बता रहे हैं कि तुर्की का बाहरी कर्ज, मतलब दूसरे देशों और इंटरनेशनल संस्थाओं से लिया गया उधार, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ टोटल कर्ज की रकम का बढ़ना नहीं है, बल्कि जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले भी ये कर्ज बढ़ रहा था। कई बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि पेपर्स में मेंशन्ड है, वो 2024-25 में लगातार चेतावनियां दे रहे थे। उन्होंने खतरे की घंटी बजाई कि अगर कर्ज ऐसे ही बढ़ता रहा तो तुर्की के लिए इसे चुकाना मुश्किल हो सकता है। जिसे तकनीकी भाषा में डेट सर्विस रेशो कहते हैं, उसके बिगड़ने का डर था। मतलब देश की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने में चला जाएगा। फिर विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? ये कर्ज के जाल जैसा है। और कर्ज के इस बढ़ते बोझ के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ गई जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। वो थी पारदर्शिता की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, वो कैसे? ये वाकई थोड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि हाल के सालों में, खासकर 2024 के आसपास, तुर्की सरकार ने कर्ज और दूसरे जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर से जुड़े कुछ आंकड़े या तो पब्लिश करना बंद कर दिए, या कम कर दिए, या उनमें पूरी डिटेल देना बंद कर दिया। ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका असर बहुत गहरा होता है। जब सरकारें आंकड़े छिपाने लगती हैं तो शक पैदा होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिन्हें पैसा लगाने से पहले देश की आर्थिक सेहत देखनी होती है, वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यही नहीं, देश के अपने उद्योगपति, नागरिक, वो भी भविष्य को लेकर डर जाते हैं। ये भरोसे को उस हद तक तोड़ देता है जहां आर्थिक सुधार की कोशिशें भी नाकाम होने लगती हैं। पारदर्शिता तो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी की रीढ़ होती है, और स्रोत बताते हैं कि तुर्की इस मोर्चे पर कमजोर पड़ गया। तो ये एक तरह का चक्रव्यूह लगता है। गिरती करेंसी, बढ़ती महंगाई, अजीब पॉलिसीज, बढ़ता कर्ज और ऊपर से पारदर्शिता पर सवाल। ये इकोनॉमिक प्रेशर तुर्की को अंदर से कमजोर कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि इसी दौरान बाहरी दुनिया में तुर्की और ज्यादा मुखर हो गया, खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई देश अंदरूनी आर्थिक या राजनीतिक संकट से गुजर रहा होता है, तो वो अपने विदेश नीति में ज्यादा एक्टिव या अग्रेसिव हो जाता है। हाँ, ये होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाना, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अहमियत बनाए रखना। तुर्की के मामले में आर्थिक अस्थिरता के बावजूद हमने देखा कि उसकी विदेश नीति, खासकर डिफेंस सेक्टर में, काफी मुखर रही। 2025 आते आते, जैसा सोर्सेज में डिटेल में है, पाकिस्तान और तुर्की के बीच कई अहम रक्षा समझौते हुए। ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक नहीं थे। अच्छा, और क्या था? इनमें आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, मिलकर हथियार बनाना, और यहाँ तक कि एनर्जी सेक्टर में भी स्ट्रैटेजिक सहयोग शामिल था। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच जो पहले से एक धार्मिक और राजनीतिक नज़दीकी की बात होती थी, वो अब एक ठोस ज़मीनी, इंडस्ट्रियल और सामरिक साझेदारी बन रही थी। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, कोई अचानक हुई घटना नहीं। तो इन सब का मतलब क्या है, खासकर भारत के नजरिए से? अगर तुर्की और पाकिस्तान डिफेंस में इतने करीब आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या संकेत है? भारत के लिए ये स्थिति निश्चित रूप से एक नई चुनौती है, चिंता का विषय भी है। जैसा कि स्रोत साफ इशारा करते हैं, पाकिस्तान का पहले से ही चीन के साथ एक बहुत गहरा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिश्ता है, जिसे ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं।
अब इस इक्वेशन में तुर्की का एक मजबूत डिफेंस पार्टनर के तौर पर जुड़ना, ये साउथ एशिया और आसपास के रीजन में मिलिट्री बैलेंस के लिए एक नई कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ दो देशों का द्विपक्षीय मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये एक उभरते हुए ट्रायंगल या मल्टीलैटरल गठजोड़ की तरफ इशारा करता है, जिसके तार सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तक जा सकते हैं। सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को इस बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर कड़ी नजर रखनी होगी, अपनी डिफेंस तैयारियों, डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। मुझे याद है, कुछ साल पहले तक तुर्की और राष्ट्रपति एर्डोगन खुद को न केवल एक रीजनल लीडर बल्कि एक नए उभरते विकसित राष्ट्र के तौर पर पेश कर रहे थे, G20 का सदस्य, नेटो का सदस्य। लेकिन 2023-25 के जो हालात इन सोर्सेज में दिखते हैं, लीरा का गिरना, महंगाई का आम आदमी की कमर तोड़ना, कर्ज पर निर्भरता, भरोसे का संकट, ये सब मिलकर उसे वापस उन चुनौतियों की ओर धकेल रहे हैं जिनका सामना आमतौर पर विकासशील देश करते हैं। ये उस महत्वाकांक्षी इमेज के बिल्कुल उलट है। ये विरोधाभास ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और जैसा हमने पहले बात की, कई बार घरेलू आर्थिक संकट से जूझ रहे नेता विदेश नीति में ज्यादा आक्रामक या महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। हाँ, स्रोतों में भी ये इशारा है कि शायद तुर्की की मुखर विदेश नीति, चाहे वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हो, लीबिया में हो या फिर पाकिस्तान के साथ ये गठजोड़, ये कहीं ना कहीं घरेलू मोर्चे पर बढ़ते दबाव से ध्यान हटाने का एक प्रयास भी हो सकती है। हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। क्या विदेश नीति की सक्रियता घरेलू आर्थिक मिसमैनेजमेंट का विकल्प हो सकती है? शायद थोड़े समय के लिए ये राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दे, लेकिन आखिरकार किसी भी देश की ताकत और उसका इंटरनेशनल असर उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी पर ही निर्भर करता है। सही बात है। अगर अर्थव्यवस्था की नींव ही कमजोर हो तो ग्लोबल स्टेज पर बड़ा रोल निभाने की महत्वाकांक्षा लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बिना ये मुखर विदेश नीति शायद रिसोर्सेज पर और दबाव डाले और समस्याओं को बढ़ाए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि कैसे 2023-2025 में तुर्की एक गंभीर आर्थिक संकट के चक्र में फंसा रहा। लीरा की भारी गिरावट, दशकों की सबसे ज्यादा महंगाई, अपरंपरागत और विवादित मॉनेटरी पॉलिसीज, बढ़ता बाहरी कर्ज और आंकड़ों की पारदर्शिता में कमी, जिसने भरोसे को और तोड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि इन चुनौतियों के बावजूद या शायद इन्हीं के वजह से तुर्की ने अपनी विदेश नीति, खासकर पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके महत्वपूर्ण रीजनल और स्ट्रेटेजिक असर हैं, खासकर भारत के लिए। बिल्कुल। और अगर हम इन स्रोतों से कुछ सबक निकालने की कोशिश करें जो शायद भारत जैसे दूसरे उभरते देशों के लिए भी काम के हों, तो दो मुख्य बिंदु उभरते हैं। पहला, इकोनॉमिक सबक। ये मामला फिर दिखाता है कि टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए समझदारी भरी पारंपरिक मॉनेटरी पॉलिसी, कर्ज मैनेजमेंट में सावधानी, सरकारी फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी और सबसे ज़रूरी एक आज़ाद और भरोसेमंद सेंट्रल बैंक का होना कितना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदे के लिए इन सिद्धांतों से समझौता करना लंबे समय में बहुत महंगा पड़ सकता है। सही। दूसरा, स्ट्रेटेजिक सबक। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदल सकती है। अपने पड़ोस और एक्सटेंडेड नेबरहुड में बन रहे नए गठजोड़ों पर, खासकर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक फील्ड में लगातार नजर रखना, उनकी मंशा और कैपेबिलिटी का सही आकलन करना और टाइम पर एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार रखना, ये किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब ढिलाई की गुंजाइश कम है। तो संक्षेप में तुर्की आज एक दोराहे पर खड़ा दिखता है। एक रास्ता गहरे आर्थिक सुधारों का है जो मुश्किल हो सकता है, राजनीतिक रूप से शायद पॉपुलर न हो। दूसरा रास्ता है मौजूदा स्थिति को बनाए रखना और विदेश नीति की सक्रियता से बैलेंस करना, जिसकी अपनी लिमिट्स और रिस्क हैं। लीरा का लगातार गिरना और लोगों का अपनी करेंसी छोड़कर डॉलर यूरो में बचत करना, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक आंकड़ा नहीं है, ये सिस्टम में गहरे दरकते भरोसे का प्रतीक है। और जहाँ तक तुर्की पाकिस्तान की बढ़ती रक्षा धुरी का सवाल है, इसे दक्षिण एशिया और उससे जुड़े क्षेत्रों के स्ट्रैटेजिक इक्वेशन में एक महत्वपूर्ण नए फैक्टर के रूप में देखा जाना चाहिए। ये पूरा एपिसोड इस बात को कंफर्म करता है कि किसी भी देश के इंटरनेशनल महत्वाकांक्षाएं तभी सस्टेनेबल हो सकती हैं जब उसकी घरेलू नींव, खासकर आर्थिक नींव, मजबूत हो। लंबे समय तक बाहरी सक्रियता अंदरूनी स्थिरता का विकल्प नहीं बन सकती।
जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो इन्हीं स्रोतों और हमारी चर्चा से निकला है और जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। ये देखते हुए कि पारंपरिक नीतियां राजनीतिक रूप से कठिन हो सकती हैं, क्या तुर्की आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कोई और अपरंपरागत लेकिन शायद ज्यादा जोखिम भरे कदम उठा सकता है? और अगर हाँ, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर उसके क्या अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।